नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बात देवभूमि का आगाज करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। भारी बारिश के चलते यमुनोत्री यात्रा रोकी गई है। फिलहाल ये बड़ा अपडेट आया है। यमुनोत्री एनएच पर डबरकोट में भारी मलबा सामने आया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाल बाल बचे हैं तीर्थयात्री। डेंजर जोन क्रॉस करते समय मलबा ऊपर से आया। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही भी फिलहाल रोक दी गई है, यानी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं तमाम उन यात्रियों की जो यात्रा में हैं। और भारी बारिश के चलते फिलहाल यमुनोत्री की यात्रा को रोका गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। लगातार मौसम खराब बना हुआ है, हालांकि उसके बावजूद भी यात्रा जारी है। इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन प्रकृति के आगे सभी बेबस हैं। और आपको बता दें, जिस तरह से लगातार भारी बारिश हो रही है, इससे कहीं ना कहीं तीर्थयात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ताजा अपडेट सामने आया है। यमुनोत्री यात्रा फिलहाल रोकी गई है भारी बारिश के चलते। दरअसल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डबरकोट में भारी बारिश के चलते मलबा आ चुका है राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और जिसके चलते आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है। हालांकि आपको बता दें, राहत भरी जानकारी है कि जब मलबा आया तो यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो तीर्थयात्री हैं बाल बाल बचे हैं। और सुभाष बड़ोनी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस मामले पर। सुभाष, बड़ी खबर सामने आई है, यमुनोत्री यात्रा को फिलहाल रोका गया है। मौजूदा स्थिति क्या है? भारी बारिश और जिस तरह से बताया जा रहा है मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया है। देखिए रितेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में कल रात से ही भारी बारिश का सिलसिला यहाँ पे जारी है और दिन भर बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते कि प्रशासन ने एक कदम उठाया है कि यमुनोत्री धाम की यात्रा को रोका जाए, क्योंकि यमुनोत्री धाम 7 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है यात्रियों को। उसके चलते ही प्रशासन ने ये डिसीजन लिया है कि यमुनोत्री धाम की यात्रा को रोका जाए। अब सुभाष, बताया जा रहा है कई जो वाहन है वो भी फंस गए, चूंकि रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऐसे में प्रशासन क्या इंतजाम कर रहा है उन यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए, रास्ते को दोबारा खोलने के लिए? जी देखिए, अगर बात की जाए कि प्रशासन की, तो चारधाम यात्रा का काम चल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में आलवेदर रोड का काम लगातार प्रगति पे है और वहाँ पे कहीं कहीं यमुनोत्री धाम आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसके चलते ही प्रशासन ने एक अपना शेड्यूल बनाया है कि इस दिन से उस दिन तक, जब तक बारिश रहेगी, उसके मद्देनजर रखते हुए यात्री गण जो है, क्योंकि 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, उसके मद्देनजर रखते हुए ये यात्रा फिलहाल। सुभाष, इन तीर्थ यात्रियों को किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है, ये भी जरा बताएं। देखिए, तीर्थ यात्रियों के लिए यह है कि जो चारधाम यात्रा पे आए हैं तीर्थयात्री, उनका अपना सामान अपने गाड़ी पे है और लगातार प्रशासन ये व्यवस्था कर रहा है कि जहां जहां पे सड़क बंद हो रही है वहां पे चारधाम यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी, खाने पीने की और रहने की। सुभाष, देखा जा रहा है जिस तरह से मौसम ने करवट बदली और लगातार भारी बारिश जारी है और इससे परेशानी बढ़ गई है निश्चित तौर पर। ऐसे में सामाजिक संगठन भी कहीं ना कहीं आगे आते हैं जब इस तरह की परेशानी होती है। मौजूदा वक्त में बात करें तो प्रशासन के साथ साथ किस तरह से और मदद की जा रही तमाम तीर्थ यात्रियों की? देखिए, जिस तरीके से जो बुजुर्ग यात्री हैं, जो 60 साल से ऊपर के जो यात्री हैं, उनको ऑक्सीजन से लेकर पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग ने की हुई है। और जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और फायर के जवान वहाँ पे मौजूद हैं। तो लगातार जो बुजुर्ग यात्री है उनकी पूरी वहाँ पे सुरक्षा के माध्यम से पूरी सुरक्षा की गई हुई है जी। और लगातार जो है बिल्कुल सुभाष, यानी कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि बारिश के चलते तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उधर देहरादून में सचिवालय में हो रही धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है और मीटिंग में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सुबोध उनियाल समेत अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। मीटिंग में 13 प्रस्तावों पर मोहर लगी और अब प्रदेश के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी छात्रवृत्ति दी जाएगी।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी गई है और अब प्रदेश में हर साल टॉप 3 आने वाले छात्रों को हर महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी। बैठक में ऐसे तमाम प्रस्ताव आए जिन पर कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दी और इस बात की जानकारी मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने दी। उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, 25 पद जिलों में दिए जाएंगे और 12 पद मुख्यालय पे बढ़ाएंगे। अगला मत भी पर्यटन विभाग का है। ये श्री केदारनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के मुताबिक रास्ते में 4 चिंतन शिविर बनाए जा रहे हैं जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री कल्चर मिनिस्ट्री बना रही थी और उनके ऊपर जो केदारनाथ विकास प्राधिकरण है इन्होंने करीब 75 लाख रुपए की फीस लगाई थी। तो भारत सरकार का अनुरोध आया था कि उनका कैबिनेट से सारा कुछ स्वीकृत हो चुका है और उसमें उन्होंने इस फीस का प्रावधान नहीं किया तो इसको माफ़ कर दिया जाए। तो आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि क्योंकि भारत सरकार 2 सरकारों के बीच का मामला है, इस फीस को माफ़ कर दिया जाए। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का दिन उच्च शिक्षा के लिए समर्पित है। आज ही कैबिनेट में उच्च शिक्षा के कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने 3 खुशखबरी का भी ऐलान किया और कहा भारत सरकार ने टारगेट लिया है कि 2030 तक इंटरमीडिएट पास 50% बच्चों को भारत सरकार उच्च शिक्षा ग्रहण कराने का टारगेट पूरा करेगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। 50% बच्चे भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का टारगेट भारत सरकार ने NEP 2020 में रखा है और खुशखबरी यह है कि उत्तराखंड जो है इस टारगेट को 2025 से पहले पा लेगा। अभी हमारे राज्य में 46% से ज़्यादा बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जनजाति के बच्चे 52% उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लड़कियां हमारे राज्य में 47% उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अनुसूचित जाति के बच्चे भी हमारे राज्य में 42% से ज़्यादा उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हम तमिलनाडु से भी आगे हैं। देश का पहला राज्य है जहाँ की ये सारे मानक जो है देश के मानकों से ऊपर है। दूसरा, हमने कहा था कि हम अपने प्रदेश में एक प्रवेश कराएंगे, एक चुनाव कराएंगे, एक परीक्षा कराएंगे, एक परिणाम होगा और एक दीक्षांत होगा। तो इस ओर हम आगे निकल चुके हैं। आज पहली कड़ी हमारे राज्य में जुड़ गई है कि पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हैं और हमारे डिग्री कॉलेज हैं, हमारे कैंपस कॉलेज हैं, जो मैंने आप लोगों को 6 महीने पहले कहा था कि हम NEP में बच्चों को चॉइस बेस्ड शिक्षा देंगे। उसको कैंपस चुनने का भी अधिकार रहेगा, उसको कॉलेज चुनने का भी अधिकार रहेगा, उसको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का भी अधिकार रहेगा। ये पहला राज्य हमारा उत्तराखंड का जो कि एक समर्थ पोर्टल से हर बच्चे को एडमिशन के लिए पूरे प्रदेश में एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो कैबिनेट मंत्री को आपने सुना बैठक की जानकारी देते हुए और देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। नवीन, आज महत्वपूर्ण बैठक हुई धामी कैबिनेट की, कई अहम फैसले लिए गए। जिस तरह से हमने सुना, धन सिंह रावत ने बताया कि उच्च शिक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाए गए, और क्या कुछ फैसले रहे? जी रितेश, निश्चित तौर पर आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें तमाम सारे फैसले, करीब 13 फैसलों पर जो है मोहर लगी है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि उच्च शिक्षा विभाग में कई ऐसे फैसले आए हैं जो छात्रों के हित में आए हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने यह टारगेट लिया था कि 2030 तक जो इंटरमीडिएट जो पास करेंगे 50% बच्चे, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार और तमाम सारी व्यवस्था थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह टारगेट है वो उत्तराखंड 2025 तक ही पूरा करने जा रहा है। इसको लेकर धन सिंह रावत ने अपनी खुशी भी जाहिर की है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो अभी तक जो 46% बच्चे हैं वह उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुसूचित जो जनजाति है उसके 52% बच्चे जो हैं वह उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर लड़कियों की बात की जाए तो 47% जो बच्चियां हैं वह भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।
और सब इसके साथ अनुसूचित जाति के 42% बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसे खुशी भी जाहिर की है कि जो भारत सरकार टारगेट दे रही थी कि 2030 तक इन चीजों को पूरा करना है, 50% का जो टारगेट पूरा करना है, उसे जो है उत्तराखंड जो है वो 2025 में ही अपना टारगेट को पूरा कर लेगा। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक में वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिसके बाद आज उन्होंने उत्तराखंड के किच्छा तहसील के अंतर्गत लगभग 1000 एकड़ पर विकसित किए जाने वाले अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का भी आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में लगभग 7500 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश और युवाओं के लिए लगभग 20,000 रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर कॉरिडोर व्यावसायिक जो कॉरिडोर बनाने की योजना प्रारंभ की है, उस योजना में अमृता कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे यहाँ पर खुरपिया फॉर्म में 1000 एकड़ जमीन इस कॉरिडोर के लिए हमने उसको हस्तांतरित कर दी है कॉरिडोर बनाने के लिए। जल्दी ही 410 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से मिलेगी और इस कॉरिडोर के बनने से लगभग 7000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर रोजगार स्थापित होगा और इतना निवेश होगा। इसके साथ साथ 20,000 लोगों को रोजगार से भी जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में कहा कि राज्य सरकार अगले 2 सालों में पॉली हाउस योजना के लिए 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटन और तीर्थयात्री के रूप में आने वाली करीब 7 करोड़ फ्लोटिंग आबादी की सुविधा और संसाधन के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग भी मांगा। उन्होंने एक बार फिर पर्यावरणीय सेवाओं के लिए राज्य को ग्रीन बोनस देने की मांग भी उठाई। मुख्यमंत्री ने समान भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों वाले जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड को भी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का लाभ अगले 5 साल तक देने की मांग की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम और कांवड़ यात्रा में तीर्थयात्री एवं पर्यटन साल भर आते हैं और ये राज्य की जनसंख्या से लगभग 5 से 6 गुना है। उनके लिए पार्किंग, यातायात, पेयजल, स्वच्छता, आवास, परिवहन, जन सुविधा और प्रबंधन राज्य के सीमित संसाधनों में होता है। उन्हें वित्तीय संसाधनों के आवंटन और नीति निर्माण में फ्लोटिंग आबादी के तथ्य को शामिल करने का अनुरोध किया। नीति आयोग में चूँकि यहाँ पर हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और जब तक चूँकि जो वित्तीय आवंटन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो जाता राज्यों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, तब तक हमको जो है ग्रीन बोनस दिया जाए। और जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है उसके बारे में भी मैंने अनुरोध किया है कि हमको जो है जितनी यहाँ की जनसंख्या है उससे 5-6 गुना ज़्यादा जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु, पर्यटक आते हैं, उनका सबका इंतजाम करना पड़ता है। और साथ ही जो राज्य के अंदर औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है, वो योजना चूँकि 2022 तक थी, 17 से शुरू हुई थी, उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया है। और भी कई सारे मुद्दे। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ऐसे में प्रदेश भर में बीजेपी की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि आज के समय में केंद्र सरकार देश भर में कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है जिससे आम जनता को लाभ मिल रहा है। इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देश के प्रधानमंत्री जी का 9 वर्ष का कार्यकाल भारत का नवनिर्माण और गरीबी कल्याण के रूप में देखा जा सकता है। और आज विश्व कहने लगा है कि 21वीं सदी ये भारत की होगी। हर क्षेत्र के विकास का मॉडल, चाहे मैं आर्थिक क्षेत्र की बात करूं, चाहे मैं विकास के भिन्न भिन्न आयाम की बात करूं, चंद्रयान तक की बात करूं, तो आज भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इन 9 वर्षों में
अपना परिवार अपना विकास, इस नीति को दरकिनार करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये संदेश देश ने स्वीकार किया है। राज्यों के अंदर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम हुआ है। देश के अंदर अकाल्पनिक, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसे लोग प्रमुख स्थान पर बैठेंगे, समाज के हर वर्ग को सम्मान देने का काम इन 9 वर्षों के अंदर हुआ है। इन सारे केंद्र के कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 9 वर्ष के कार्यकाल के विषय को लेकर समाज के हर वर्ग तक जाने का, हर परिवार तक पहुंचने का और अपने कार्यों को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य के रूप में महासंपर्क अभियान को लिया है। प्रदेश में इस समय चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर खराब मौसम यात्रियों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 2 जून तक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी यात्रियों से अपील की है कि मौसम की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा का आरंभ करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब मौसम के चलते यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए सभी यात्री मौसम की सही जानकारी जरूर रखें। सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मौसम, चूँकि बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है, मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें और मौसम अगर कहीं ख़राब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। अन्यथा कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर यात्रा को संचालन कर रहे हैं तो हम लोग भी परेशान होंगे और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु उसको इस यात्रा में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।